हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं पहलगाम अटैक पर ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी लोगों को पता है कि पहलगाम में जो पर्यटक गए हुए थे, जो कि हिमालय का ही एक पद है या पाद है, फुट हिल है, जहाँ ऊंचाई पर बैसरन मीडो यानी घास के मैदान में न तो ज़्यादा गर्मी है न तो ज़्यादा ठंडी है। बहुत ही बढ़िया खूबसूरत जगह है, जो कि पहलगाम मेन से, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था उस पहलगाम एक्चुअली वहाँ अनंतनाग ज़िले का एक छोटा सा कस्बा है। वहाँ से 7 किलोमीटर दूर है ये, और वहाँ पैदल जाने का ही रास्ता है, या पोनी यानी खच्चर से आप जा सकते हैं। तो वहाँ आतंकवादियों ने जिनको मारा है, नाम पूछकर, धर्म पूछकर, उनके पत्नियों के सामने, पत्नियों को बख्श दिया है, बच्चों को बख्श दिया है। सोचिए, केवल पुरुषों यानी मर्दों को मारा है, और खास करके पतियों को मारा है। इसमें उसने ओल्ड और यंग को स्पेयर नहीं किया है, सबको मारा है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या सोचते हैं कि कश्मीर से आतंकवाद का सफाया हो गया है? क्या यह सुरक्षा में चूक थी? क्या जो वहाँ के हॉरर स्टोरी टेलर हैं, यानी जो सर्वाइवर हैं, जो विक्टिम हैं, उन्होंने जो बात बताई है कि वहाँ सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन कांग्रेस जो सरकार को का गर्दन पकड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती है, उसने त्रिस्तरीय सुरक्षा की बात कही है। दूसरे शब्दों में, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था थी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद, या दूसरे शब्दों में, दूर रही होगी। त्रिस्तरीय सुरक्षा थी, चूंकि सीमा से सटे हुए एकदम तो है नहीं कि भाई सीमा पर स्थित है, जहाँ पाड़ा लगाया गया वहाँ बीएसएफ जवान नहीं थे। पहली सुरक्षा बीएसएफ जवानों की थी, दूसरी सुरक्षा सेना की थी, तीसरी सुरक्षा लोकल पुलिस की थी। इस प्रकार से 3 लेयर सिक्योरिटी के बाद भी वो घुसपैठ करने में कामयाब रहे। उसमें 2 पाकिस्तानी थे, 2 लोकल हैंडलर थे। जो लोकल थे उनके नाम भी मैं बता चुका हूँ अपने पहले वाले वीडियो में। उसमें आदिल हुसैन ठोकर, जिसको आदिल गुरी कहते थे, और आसिफ शेख, ये दोनों लोकल्स थे। इसीलिए तो अटैक करने के बाद तुरंत गायब हो गए। भाई तुरंत कैसे गायब हो जाएंगे जब तक कि लोकल सपोर्ट नहीं रहेगा। लेकिन इसमें जो इन्वॉल्व थे, या दूसरे शब्दों में जिन 4 लोगों का नाम रिलीज किया है वहाँ की लोकल पुलिस ने, उसमें अबू मूसा को तो बताया है भाई, लोकल स्तर पे वो कमांडर था, जिसे हाशिम मूसा भी कहते हैं। और एहसान, जो एक कश्मीरी था, लोकल बॉय था, पहलगाम का ही रहने वाला था। और आदिल हुसैन ठोकर, जिसे आदिल गुरी कहते हैं, ये भी कश्मीरी था। ये वहाँ ऑन द स्पॉट किलिंग में इन्वॉल्व थे। और कहा जा रहा है सैफुल्ला कसूरी, एलियास खालिद, ये पाकिस्तान आधारित जो लश्कर तैयबा है, जिसका गठन 1989 में, जिस साल जनरल जियाउल हक ने ऑपरेशन टोपाक चलाया था भारत के कश्मीर घाटी में, उस समय ये अस्तित्व में आया था। क्या कहते हैं, एलईटी, लश्कर तैयबा अस्तित्व में आया था। और इसने जो खुराफात किया भारत के विरुद्ध, वो वास्तव में सबके लिए स्मरणीय है। जैसे बॉम्बे अटैक, लेकिन ये मनमोहन सिंह की सरकार तो है नहीं भाई। उस समय तो बॉम्बे अटैक जब हुआ था 2008 में, 10 आतंकवादी घुस आए थे समुद्र के रास्ते, और सिविलियन पर फायर ओपन कर दिया था। कहा जा रहा है उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कार्नेज या सबसे बड़ा हत्याकांड यही है, आतंकवादियों द्वारा जो कोहराम मचाया गया है, जिसमें कहा जा रहा है, कोई जैसे सरकारी आंकड़े 26 बता रहे हैं, कोई 27 बता रहा है, कोई 28 बता रहा है। ऐसे 28 लोगों को अगर मान लिया जाए,
28 लोग जो है मौत की नींद सुला दिए गए और 20 गंभीर रूप से घायल हो गए। तो लश्कर तैयबा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैन कर दिया गया है, द रेजिस्टेंस फ्रंट जिसने इसकी जिम्मेदारी लिया है, ये उसी का एक मुखौटा है जो कश्मीर घाटी में सक्रिय है। और कहा जा रहा है जो कसूरी है, जो एलियास खालिद यानी सैफुल्ला कसूरी, उसी वही हैंडलर था मेन, यानी वही निर्देश दे रहा था पाकिस्तान में बैठ करके। वह 5 अगस्त 2019 के बाद से ही पाकिस्तान से खफा चल रहा था कि जिस तरह से पाकिस्तान को कश्मीरियों के हक की बात उठानी चाहिए वो नहीं उठा रहा है, खास करके तब जब अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान को एब्रोगेट कर दिया भारत सरकार ने और अनुच्छेद 35A को भी खत्म कर दिया है। ऐसे में वास्तव में पाकिस्तान जो है कुछ कर नहीं रहा है। पाकिस्तानी हुक्मरान जो है इस मामले में बस कुछ टिप्पणी दे करके खामोश हो जाते हैं। इनको सक्रिय भूमिका निभाना चाहिए। इसी बीच कुछ दिन पहले ही इसी महीने में वहाँ के आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ हैं, जो एंटी इंडिया स्टैंड के लिए जाने जाते हैं, भारत विरोधी मुहिम के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एक कन्वेंशन को संबोधित किया जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को प्रेरित किया उन्होंने कि भाई वो पाकिस्तान में पैसा लगाएं। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को प्रेरित करते हुए उन्होंने टू नेशन थियरी को बढ़ा चढ़ा करके बताया और ये बताया कि हिंदुओं और मुसलमानों का रहन सहन, उनकी परंपरा, उनके रीति रिवाज, उनके धर्म, उनके खान पान, उनकी यहाँ तक की महत्वाकांक्षाएं अलग हैं और इसलिए कश्मीर को हम रेगुलर वेन मानते हैं और यानी गले की नस मानते हैं। वह नस जो दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई करती है और ब्लड की सप्लाई करती है, अगर उसको काट दिया जाए तो आदमी तुरंत मर जाएगा। तो उसे रेगुलर वेन बताया कश्मीर को। जाहिर है आसिम मुनीर साहब जो है, जो वहाँ के आर्मी चीफ हैं, वो मुसलमानों को भड़का रहे थे इस बात के लिए कि वो उग्र हों और हिंदुओं के विरुद्ध कोहराम मचाएं। लेकिन उनके मैसेज को पढ़ने में लगता है भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से थोड़ी चूक हो गई और उन्होंने उनके मैसेज को ठीक से पढ़ा नहीं। कहा यह जा रहा है कि भारत में नरेंद्र मोदी के रुख को देखते हुए आसिम मुनीर के खिलाफ जो है वहाँ बयानबाजी भी करने में कुछ लोग लग गए हैं। कुछ लोग उनको झिड़की भी दे रहे हैं कि भाई आपने इस तरह का बयान क्यों दिया। और कहा यह जा रहा है कि वास्तव में मास्टरमाइंड जो इसके पीछे आसिम मुनीर ही हैं, जो कि वहाँ के आर्मी चीफ हैं। दूसरे शब्दों में आसिम मुनीर जो है वास्तव में वहाँ पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के मुखौटा के रूप में काम कर रहे थे। लश्कर तैयबा का जो चीफ हाफिज सईद है वो द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF शॉर्ट में, TRF, टी का मतलब इसमें द के पहले लेटर से भी है, THE लिखते हैं जिसको, तहरीके के पहले लेटर से भी है, तैयबा के पहले लेटर से भी है, जो भी है ये। लेकिन द रेजिस्टेंस फ्रंट RF तो क्लियर है, रेजिस्टेंस फ्रंट का जो है ये शॉर्ट फॉर्म है RF। तो इस प्रकार से TRF बना है। ये हमने अपने पहले वाले वीडियो में भी बताया है। तो सैफुल्ला कसूरी मेन प्लॉटर था, वो लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर है, पाकिस्तान में घूमता रहता है और वो हाफिज सईद का करीबी भी है। कहा यह जा रहा है कि वो बहुत खफा था इस बात से, जैसा मैंने बताया पाकिस्तानी हुक्मरानों से, कि 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया चाहिए पाकिस्तानी हुक्मरानों द्वारा कश्मीर को लेकर के, उस तरह से नहीं किया गया, जिससे कश्मीरी असहाय नज़र आ रहे हैं। इसलिए उसने ही प्लॉट किया कि हिंदुओं को टारगेट किया जाए, हिंदुओं को मारा जाए। और पहलगाम से बेहतर जगह और क्या हो सकती है जहाँ की पर डे एक रिपोर्ट के अनुसार 15,000 वहाँ टूरिस्ट पहुँचते हैं, 84 लाख केवल वहाँ पहुँच चुके हैं पिछले 1 साल में। कुल तो 2 करोड़ से ऊपर पहुँच चुके हैं टूरिस्ट जो है
अब तो टूरिस्ट वहाँ जो होटल बुक किए थे, जो शिकारा बुक किए थे, जो पोनी बुक किए थे, सब वो कैंसिल करा के वापस आ रहे हैं, या जो यहाँ से जाने वाले थे वो भी अब नहीं जाएंगे। इसे कश्मीरियों के पेट पर लात पड़ेगा। दूसरे शब्दों में जो औसत कश्मीरी है वह इसका खामियाजा भुगतेगा। इसीलिए कश्मीर में पहली बार मस्जिदों से इस तरह के मैसेज या इस तरह के की आवाज़ें आई, इस तरह से जैसे कलमा पढ़ा जाता है उस तरह से मस्जिदों से आवाज़ लगाई गई कि भाई जिन्होंने ये कुकृत्य किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए, उनको उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए, उनके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन किया जाए। यानी पहली बार एवरेज कश्मीरी भी जो सुकून महसूस कर रहा था वह भी इन आतंकवादियों से खफा नज़र आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान में चाहे वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हों ख्वाजा आसिफ, भले ही आतंकवाद की आलोचना करते हैं और कहते हैं भाई इससे हमको हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन साथ ही वो भारत के ऊपर स्ट्राइक की भी धमकी देते हैं। अगर भारत ने कोई गुस्ताखी किया और सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कोई चीज़ किया तो वो भारत को नसीहत भी दे रहे हैं। इसी प्रकार से शफात खान जो वहाँ के फॉरेन ऑफिस के प्रवक्ता हैं वह भी इत्तेफाक तो नहीं रख रहे हैं ये इस टेररिज्म के एक्ट से, लेकिन कश्मीर घाटी को इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर कहने से पीछे बाज भी नहीं आ रहे हैं, यानी पीछे भी नहीं हट रहे हैं। जैसे कश्मीर घाटी को भारत ने ज़बरदस्ती अपने कब्जे में ले रखा। उस दिन उस वीडियो में मैंने जिक्र किया था, जो कोंडा के विधायक हैं राजा भैया, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, उन्होंने इस पर अपनी आपत्ति जताते हुए कहा है कि कश्मीर घाटी में जितने भी मुसलमान हैं किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि राजनीतिक दलों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी किसी न किसी बहाने जो है टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं और एंटी इंडिया और एंटी हिंदू हैं। वहाँ के कई सर्वाइवर ने बताया कि वहाँ के लोकल्स जो हैं ये पूछ रहे थे कि बताओ आप इंडिया से आए हो, भले ही वो सपोर्ट कर रहे थे लेकिन ये जरूर कह रहे थे, माने वो कश्मीर को इंडिया का हिस्सा नहीं मानते। वो कह रहे थे कि भाई आप इंडिया से आए हो, और इस प्रकार से वो अपनी खुराफात करने में लगे हुए थे। इसी में से दो लोकल्स जो 2018 में स्नीक कर गए थे, गुपचुप तरीके से पाकिस्तान चले गए थे, वहाँ जा कर के लश्कर तैयबा के ट्रेनिंग कैंप में भाग लिए थे और प्रशिक्षित होकर के आकर के लोकल होने की वजह से ही उनको सारी चीज़ें पता थी। उन्होंने पाकिस्तानियों को गाइड किया, जो आसिफ फौजी है और आसिफ फौजी, पाकिस्तानी आदिल भाई एलियास तलहा, ये दूसरा जो है ये भी पाकिस्तानी है, इनकी मदद किया। इन मदद करने वालों में मैं नाम बता चुका हूँ, आदिल हुसैन ठोकर उर्फ आदिल गुरी और एहसान। एक और लोकल है आसिफ शेख, ये भी लोकल है। आसिफ शेख भी कहा जा रहा है कि इसमें मददगार था और इसने भी मदद किया इन आतंकवादियों को और उस जगह के बारे में बताया। वो जगह पर लोग बताते हैं, मैं तो कभी गया नहीं हूँ, वो जगह बताते हैं लोग कि बहुत खूबसूरत है। वहाँ एक बहुत बड़ा गुब्बारा टाइप का है, गेंद टाइप का, जिसमें हवा भर के उसमें लोगों को बैठा देते हैं और उसका मुंह बंद करके ऊंचे ढलान से गिराते हैं नीचे, तो वो गुरुत्व विहीन, यानी जैसे स्पेस में आप जाते हैं और ज़ीरो ग्रेविटी का अनुभव करते हैं, इसी प्रकार से उसके अंदर लोग ज़ीरो ग्रेविटी का अनुभव करते हैं। जब नीचे आते हैं तब उनको रोका जाता है। तो इस प्रकार से लोग तरह तरह के एडवेंचर में वहाँ इन्वॉल्व भी होते हैं और इसी वजह से भारत से कई पर्यटक वहाँ गए भी थे। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि
कुछ को तो उन्होंने हिंदू नेम से ही पहचान लिया था, कुछ से कलमा पढ़वाया और फिर गोली मारी जब वो कलमा नहीं पढ़ पाए। कुछ कलमा एक एक सज्जन थे जो हिंदू थे, कलमा पढ़ लिए तो उनको पैंट उतरवा करके चेक किया कि भाई उनके गुप्तांग का ऑपरेशन हुआ है कि नहीं, यानी फोर सीजन हुआ है कि नहीं। आगे वाले चमड़ी को काट देते हैं ना लिंग के, तो वो हुआ है ना। उसके उस समारोह मुसलमानों में ही मनाया जाता है, समारोह किया जाता है मुस्लिम परिवार में ही। जैसे हिंदू परिवार में मुंडन की परंपरा है, उसी प्रकार से मुस्लिम परिवारों में खतना की परंपरा है, उसे खतना कहते हैं। तो इस प्रकार से खतना जिसमें कि आगे वाला हिस्सा काट दिया जाता है, तो वो केवल मुस्लिम परिवारों में ही होता है या मुसलमानों में ही वो प्रचलित है। इसी वजह से उन्होंने पैंट उतरवा करके भी इसे देखा और फिर उसके बाद से गोली मार दिया। मान लीजिए आप हिंदू हैं, आपको कलमा पढ़ना आता है, आप अरबी भाषा में कुरान भी जानते हैं, लेकिन इससे उनको भरोसा नहीं हुआ, उन्होंने पैंट उतरवा करके देखा और फिर गोली मारी। कहा जा रहा है बीतन अधिकारी, जो कि एक अच्छे भले इंसान थे, अपनी पत्नी के साथ और बच्चे के साथ गए थे, बच्चे या बच्ची के साथ गए थे। उनके बच्चे और उनकी पत्नी के सामने उनसे कलमा पढ़वाएगा, फिर पैंट उतार करके उनका देखा गया, फिर उनको गोली मारी गई। मैंने इन लोगों के नाम बताए हैं पहले वाले वीडियो में। जैसे विनय नरवाल थे हरियाणा से, जो कि नेवी में लेफ्टिनेंट थे और अभी कुछ ही दिन पहले उनकी शादी हुई थी, उनको भी गोली मार दिया पत्नियों के सामने। पत्नियां कहती रही भाई उनको मार रहे हो तो हमको भी मार दो, लेकिन केवल पतियों को गोली मारा ताकि पत्नियां तड़पें और इससे इन आतंकवादियों को मजा आए। दूसरे शब्दों में ये बहुत ही जघन्य हत्याकांड था, लेकिन पाकिस्तान अब भी जो है इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं कि उसकी ज़मीन का इस्तेमाल जो है आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इंटरनली अब वो आसिम मुनीर को क्या कहता है क्या नहीं कहता है, या आसिम मुनीर इसके लिए कहाँ तक उत्तरदायी हैं, इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये सही है, पाकिस्तानी ज़मीन का इस्तेमाल जो है वो आतंकवाद को पनपाने और भारत विरोधी मुहिम चलाने के लिए होता है। आतंकवाद का प्रयोग एक्चुअली कश्मीर घाटी में ही होता है। पहले तो उनको बड़ी उम्मीद थी कि अफ़गानिस्तान भी इसमें साथ देगा, लेकिन अफ़गानिस्तान में तालिबान शासन से भारत की नज़दीकी उनको रास नहीं आई। कहा यह जा रहा है कि अगर भारत इस समय हमला करता है पाकिस्तान पर, तो ऐसा नहीं है कि भारत को नुकसान नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट सकता है अगर उसने आणविक भूल चूक से भी अगर उसने स्ट्रेटेजिक बॉम्ब का प्रयोग कर दिया या न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रयोग कर दिया लोकल स्तर पे, जिसकी मारक क्षमता 10 किलोमीटर है, या नस्र मिसाइल का प्रयोग किया है जो 70 किलोमीटर के आसपास जिसकी मारक क्षमता है, जिसे परवेज मुशर्रफ के समय में वर्ष 2007 में इंडिया के कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन को पंक्चर करने के लिए डेवलप किया गया था। जो भी है, लेकिन ये सही है कि भारत सरकार ने बहुत सख्त रुख अपनाया इसको लेकर के, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना भी रहा हूँ। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा मुझे उम्मीद है, और इसे लाइक से शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर आगे हम बढ़ते हैं, और भारत सरकार ने इस मामले में डिप्लोमेटिक तरीके से स्ट्राइक तो कर ही दिया है। जैसे सिंधु नदी, जो 1960 में पंडित नेहरू के समय में यह समझौता हुआ था वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन के आधार पर। हालांकि इसमें एक क्लॉज है कि भाई विषम परिस्थिति में एक तरफा इस संधि को सस्पेंड निलंबित भी किया जा सकता है। तो भारत सरकार ने वही किया, एबियंस यानी बिना समय बताए हुए समय तक इसको निलंबित कर दिया है। भले ही वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन में यह साइन हुआ था। कहा जाता है 1958 में पंडित नेहरू और फिरोज खान उसमें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री थे, उनके बीच आपस में यह सहमति बनी थी। इसी को लेकर के विदेश मंत्रालय ने काम करना शुरू किया था, और अंत में 1960 में यह संधि हुआ। यह संधि है जो कि 1969 के
संधि कन्वेंशन से प्रोटेक्टेड है। दूसरे शब्दों में, अगर एक तरफा भारत सरकार इसका उल्लंघन करती है तो ऐसी दशा में, नॉर्मल स्थिति में, तो ऐसी दशा में सिक्योरिटी काउंसिल भारत सरकार के विरुद्ध अपने फौजियों को लगा सकता है, लगा कर इसे मनवा सकता है। लेकिन इसमें एक क्लॉज है, विषम परिस्थिति में। तो अब 28 लोगों की मौत के बाद कौन सी विषम परिस्थिति बनेगी? इसी वजह से भारत सरकार ने मौके की नजाकत देखते हुए सिंधु नदी के जल को पाकिस्तान को छोड़ने को लेकर के, यानी जो पश्चिमी नदी प्रणाली है, वेस्टर्न रिवर सिस्टम है, जिसमें कि रावी भी आता है, नहीं रावी ब्यास सतलज तो पूर्वी सिस्टम से संबंधित है, झेलम चेनाब और सिंधु, सिंधु मेन नदी है, झेलम चेनाब उसके सहायक हैं। ये वेस्टर्न रिवर सिस्टम कहलाते हैं। ईस्टर्न रिवर सिस्टम में भी हम 80% पानी इस्तेमाल करते थे, 20% उसका भी पाकिस्तान ही लाभ उठाता था। और इसमें तो 80% के करीब, यानी 17.45, या आप कह सकते हैं कि लगभग 77% पानी जो है, 78% पाकिस्तान ही इसका इस्तेमाल करता था। बहुत कम पानी ही हम इस्तेमाल कर पाते थे, वो भी नाविगेशन के लिए, नौगम्यता के लिए, यानी नाव चलाने के लिए या पानी के जहाज चलाने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए या सिंचाई के लिए हम इस्तेमाल कर सकते थे। किसी और पर्पज़ के लिए हम नहीं कर सकते थे। पर्पज़ तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन नहीं कर सकते थे। हालांकि 1987 में जो तुलबुल परियोजना इस पर शुरू हुई थी, किशन गंगा परियोजना आगे चल करके शुरू हुई। झेलम चेनाब दोनों नदियों पर तमाम तरह की परियोजनाएं चल रही थी, लेकिन उन सबको बंद कर दिया गया। चाहे वो तुलबुल परियोजना हो, चाहे किशन गंगा परियोजना हो, चाहे वो कोई और परियोजना हो, इन सब को बंद कर दिया गया था। तो 1960 में हुए इस समझौते को भारत ने एक तरफा बंद करने का निर्णय लिया है। हालांकि पाकिस्तान में कई लोगों का कहना है ये वाटर वार जो है का एक उदाहरण है। ये भी एक युद्ध, यहाँ तक कि ख्वाजा आसिफ जो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इसे एक्ट ऑफ वार करार दिया है, यानी युद्ध का ही एक रूप करार दिया है। देखना है कि ऐसी दशा में भारत का रिएक्शन क्या होता है। इसके साथ साथ भारत ने कहा कि भाई जितने भी पाकिस्तानी भारत में हैं वो 48 घंटे के अंदर भारत को छोड़ दें और भारत को छोड़ करके पाकिस्तान चले जाएं। सुना गया है कि अटारी बॉर्डर से 180 पाकिस्तानी चले गए हैं पाकिस्तान, और कुछ और रह गए हैं। अटारी बॉर्डर और बाघा बॉर्डर, बाघा बॉर्डर के बारे में सुना गया है कि पाकिस्तान एक तरफा बाघा बॉर्डर बंद करने का फैसला लिया है और शिमला समझौते को रद्द करने का फैसला लिया है। तो शिमला समझौता अगर पाकिस्तान रद्द कर देता है तो जो सीज फायर लाइन था, जो कि वास्तव में एक्चुअल कंट्रोल लाइन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, वह ख़त्म हो जाएगा। फिर भारत आराम से, अंतर्राष्ट्रीय कोई सीमा रही नहीं जाएगी भारत और पाकिस्तान के बीच, क्योंकि इसी समझौते पर आधारित है वो सारी चीज़ें। फिर भारत पीओके को अपने पास ला सकता है, ज़्यादा चांस यही है। और इसी का फ़ायदा उठा करके बलूचिस्तान वासी जो हैं, बलूचिस्तान को आज़ाद करा लेंगे। टीटीपी मुख्य पाकिस्तान को, पख्तूनख्वा सहित मुख्य पाकिस्तान को आज़ाद कराने के फिराक में है। देखना है आगे क्या होता है। जैसा होगा वैसा फिर आपसे चर्चा किया जाएगा। 5 डिप्लोमेटिक फैसले नरेंद्र मोदी की सरकार ने लिया है। तो सिंधु नदी समझौते संबंधित है, दूसरा पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने संबंधी जो 48 घंटे के अंदर छोड़ना है, तीसरा जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है भारत में, जिसकी संख्या पहले 110 थी, उसको घटा करके 55 किया गया था, उसको भी घटा करके 30 कर दिया गया है। चौथा ये है कि भाई अटारी बॉर्डर को बंद करने का फैसला किया गया है। और पांचवा ये है कि भाई पाकिस्तान के सभी लोगों का वीज़ा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। उन लोगों का भी जो यहाँ मेडिकल टूरिज्म, यानी अपना इलाज कराने के लिए भारत आए हुए थे,
उनका, या यहाँ मान लीजिए टूरिस्ट वीज़ा पर आए हुए थे, जैसे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का दर्शन करने या ताजमहल का दर्शन करने कहीं जाना है उनको, तो वहाँ गए हुए थे। लेकिन तत्काल प्रभाव से वीज़ा नहीं देने का फैसला, वीज़ा रद्द करने का फैसला किया है और वीज़ा नए पाकिस्तानियों को नहीं मिलेगा। ये सब 5 बड़े फैसले हैं जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने डिप्लोमेटिक स्तर पर लिया है। और बिहार की भूमि से नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों को इस ज़मीन के, इस पृथ्वी के छोर तक परस्यू करने का ऐलान किया है। साथ ही उनके सरपरस्तों को भी मिटाने का ऐलान किया है। दूसरे शब्दों में एक प्रकार से उन्होंने घोषणा कर ही दिया है कि भाई पाकिस्तान के ऊपर ज़बरदस्त प्रहार होगा, जो कि पहले के प्रहारों से अलग होगा। दूसरे शब्दों में वो सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसा नहीं होगा, छिटपुट घटना जैसा वो होगा तो बहुत ज़बरदस्त होगा। ख्वाजा आसिफ कह रहे थे भाई ये मुसलमानों के विरोधी हैं नरेंद्र मोदी। देखना है कि नरेंद्र मोदी करते क्या है। नरेंद्र मोदी के आदेश का इंतजार है। वैसे तीनों भारत में ट्रायड यानी थल जल नभ तीनों सेनाएं तैयार हैं पाकिस्तान पर अटैक के लिए। तीनों को स्टैंड बाई मोड में रखा गया है। देखना है नरेंद्र मोदी कब ग्रीन सिग्नल देते हैं, कब आगे क्या होता है। जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। वैसे पाकिस्तान आणविक धमकी दे रहा है भारत पर हमला करने की। तो भारत का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, जिसका जिक्र मैंने किया था 3 जनवरी 2003 का, जो आर चिदम्बरम ने ड्राफ्ट किया था, उसमें एक क्लॉज ये है कि भाई अगर शत्रु देश एक भी कोई न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग करता है भारत के विरुद्ध, तो भारत का ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन समाप्त हो जाएगा। डिटरेंस की पॉलिसी समाप्त हो जाएगी, नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी समाप्त हो जाएगी। फिर भारत में मैसिव रिटेलिएशन करके शत्रु देश को मटिया मेट कर देगा। यानी जितना भी होगा उतना प्रहार कर सकता है। तो भारत के पास भी परमाणु हथियार कम तो है नहीं। भले ही पाकिस्तान जितना भी दम भर ले, लेकिन भारत के पास, या चीन न माने, लेकिन भारत के पास हाइड्रोजन बम भी हैं। भारत के पास कुछ गुप्त हथियार हैं काली जैसे, जिनका प्रदर्शन कभी भारत ने नहीं किया। अभी से अगर फुल फ्लेजेड वार होता है तो देखना है भारत क्या करता है। ऐसी दिशा में नरेंद्र मोदी की सरकार जो है आगे कार्रवाई क्या करती है, इन सब पर नज़र रहेगी हम लोगों की। और जैसा होगा वैसे आपसे डिस्कस किया जाएगा। धन्यवाद।